गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। साथ ही ये भी आशा करता हूँ कि अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने इस पेपर में पढ़ा है वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी छात्र को अगर कोई समस्या है तो वो मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकता है। ये जो टॉपिक है मैं जानबूझ के थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। कारण ये है कि अगर ये टॉपिक आपको नहीं अच्छे से समझ में आया तो आगे के जितने भी आप दार्शनिक चिंतन या फिलोसफर्स को आप पढ़ोगे वो सब समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग पहले ये जो टॉपिक है इसको डिटेल से आप लोग समझ लो, और अगर एक बार ये समझ में आ गया कि शिक्षा और दर्शन का आपस में दरअसल क्या संबंध है तो आपका जो ये पेपर है इस पेपर का लगभग ये मान के चलिए 75% सिलेबस आप अच्छे से समझ पाएंगे। यानी जो दार्शनिक पहलू है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने दर्शन और अनुशासन के स्वरूप की व्याख्या की थी कि मतलब दर्शन किस तरह से अनुशासन के स्वरूप को निर्धारित करता है। इसलिए अलग अलग समय में या अलग अलग दर्शन में आप अनुशासन का अलग अलग स्वरूप देखते हैं। इसके बाद अब आज हम लोग नया जो शुरू करने वाले हैं वो है फिलॉसफी एंड प्लेस ऑफ टीचर एंड पीपल इन एजुकेशन प्रोसेस। तो आप ये देखो कि दर्शन शिक्षक और छात्र का शिक्षण प्रक्रिया में स्थान भी निर्धारित करती है। जैसे अगर आप ये देखो कि जैसे आदर्शवादी शिक्षा दर्शन है उसमें आप देखेंगे कि केंद्र में शिक्षक होता है और जो छात्र होता है वो दूसरे स्थान पर होता है, यानी गौड़ स्थान पर होता है। प्रमुख स्थान पर शिक्षक होता है। शिक्षक अपनी योग्यता क्षमता रुचि के हिसाब से शिक्षा प्रक्रिया का पूरा संचालन करता है और छात्र गौड़ स्थान पर रहता है। इसके विपरीत आप चाहे प्रकृतिवाद ले लीजिए या यथार्थवाद ले लीजिए और या प्रयोजनवाद ले लीजिए, इसमें देखा जाए तो इसमें केंद्र में बालक होता है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है। ख़ासतौर से प्रकृतिवाद तो पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। तो आप ये देखो कि दर्शन के आधार पर शिक्षक और छात्र का रोल बदल जाता है शिक्षण प्रक्रिया में। जैसे अगर आप ये देखो कि आदर्शवाद में शिक्षक को एक आध्यात्मिक पिता माना गया है, यानी बालक का आध्यात्मिक पिता माना गया है। ये माना गया है कि बेशक जो उसके बायोलॉजिकल फादर्स या पेरेंट्स होते हैं वो बालक को जन्म देते हैं, लेकिन उस बालक को सही शेप या सही दिशा देने में या उसका सही व्यक्तित्व विकास करने में भूमिका होती है अध्यापक की या शिक्षक की। और पहले तो शिक्षक को गुरु कहा जाता था। गुरु का अर्थ ही होता है बड़ा, ठीक है। और ये माना जाता था कि जो गुरु होता था वो ब्रह्मज्ञानी होता था, उसे ब्रह्म का ज्ञान होता था। चूँकि आदर्शवाद में जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति है, इसलिए ये माना जाता था कि मतलब वही शिक्षक या वही गुरु बालक का आध्यात्मिक उन्नति या आध्यात्मिक विकास कर सकता है या आत्मानुभूति कराने में सहायक हो सकता है, जिसे खुद आत्मज्ञान हो, जिसे खुद ब्रह्म का ज्ञान हो। तो ये माना जाता है कि पहले ये माना जाता था, आदर्शवादी दर्शन में ये माना जाता था कि बालक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी अंधेरी गुफा में पड़ा हो और शिक्षक गुफा के बाहर प्रकाश में है और शिक्षक ही बालक को उस अंधेरी गुफा से निकालकर बाहर प्रकाश में लाता है, यानी अज्ञानता से ज्ञान की ओर, ज्ञान के प्रकाश की ओर अध्यापक या गुरु ही ले जाता है। इसलिए अगर आप ये देखें तो छात्र का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है उसमें, गुरु का प्रमुख रूप से महत्व है, क्योंकि उनका मानना है कि छात्र तो केवल गीली मिट्टी है, गुरु उसको शेप प्रदान करता है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से अगर देखें तो आदर्शवादी दर्शन में गुरु का श्रेष्ठ स्थान है और छात्र का निम्न स्थान है। इसके बाद हम दूसरी विचारधारा, हम जैसे प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद में ये कहा गया कि जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं है, बल्कि जो शिक्षा है वो शिक्षा केवल बालक को इस योग्य बनाती है ताकि वह आने वाली अपनी परिस्थितियों का डटकर सामना
कर पाए। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो उन्होंने ये कहा, खासतौर से प्रगतिवादी दार्शनिक जो रूसो ने कहा, उन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र का परस्पर अगर देखा जाए तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूसो का ये मानना था कि शिक्षक भी इसी दूसरे समाज का अंग है। तो जो बुराइयां समाज में हैं वही बुराइयां शिक्षक में है। तो जब अगर बालक क्या होता है, बालक एकदम प्योर पैदा होता है, उसके अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं होती। जो भी बुराई आती हैं वो समाज के संपर्क में आती हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि शिक्षक और छात्र का बहुत ज़्यादा आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। शिक्षक का रोल क्या होना चाहिए, केवल परिस्थितियों का निर्माता होना चाहिए, यानी वो परिस्थितियों का निर्माण करे और छात्र उसमें खुद उन परिस्थितियों में भाग लेकर और क्रियाएं करके छात्र खुद सीखे, बल्कि शिक्षक ना उसे कंट्रोल करे। ये मतलब प्रकृतिवादियों का मानना है। तो अगर देखा जाए तो प्रकृतिवादी दर्शन में केंद्र में बालक है, यानी उन्होंने कहा कि जब शिक्षा बालक के लिए है तो उसकी शिक्षा बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर की जाए। इसीलिए अगर आप देखो तो पूरी जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसमें आप देखोगे तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पर है। पाठ्यक्रम में विषय भी बालक को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। शिक्षण विधियां भी ज़्यादातर ऐसी हैं जो क्रिया आधारित शिक्षण विधियां हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, या प्ले वे मेथड की बात कर रहे हैं, या स्टोरी टेलिंग मेथड की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये इसी से निर्धारित होता है कि कैसे, जैसा दर्शन होता है वैसे गुरु और छात्र का स्थान निर्धारित होता है। इसके बाद जो तीसरी, अगर हम वैसे भी माने प्रकृतिवादियों की बात और भी अगर हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहें तो हम ये देखेंगे कि प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, यानी प्रकृति सर्वोत्तम शिक्षिका है। तो उनका ये कहना है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक क्रियाओं में भाग ले, खेल कूद और अपनी प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करे और उससे वो सीखे। मतलब व्यक्ति द्वारा ना ज़्यादा सीखे, ज़्यादा वो अपनी प्रकृति के द्वारा सीखे, क्रियाओं के माध्यम से सीखे, और ऐसे ज्ञान का ही वो अपने जीवन में उपयोग कर पाएगा। इसके बाद जो तीसरी प्रमुख विचारधारा है, जैसे प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रयोजनवाद भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। वो भी ये कहता है कि मतलब जो शिक्षक होना चाहिए वो बालक का मित्र, पथ प्रदर्शक होना चाहिए। यानी अब आप देखो, कहाँ आदर्शवाद में बालक को, वो अध्यापक को बालक का आध्यात्मिक पिता कहा गया है, और प्रयोजनवाद में क्या कहा जा रहा है, प्रयोजनवाद में कहा जा रहा है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्र के साथ मित्रवत व्यवहार करे। और उस मित्रवत व्यवहार क्यों करने के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने इसलिए कहा ताकि छात्र अपनी सारी समस्याओं को बिना झिझक के अपने शिक्षक से शेयर कर पाए। और ये भी कहा कि अध्यापक को अपनी कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक रखना चाहिए, यानी जहां बालक खुलकर अपनी बात कह सकें। तो कहने का आशय ये है कि जिस तरह से दर्शन बदलता है उस तरह से शिक्षक और छात्र का स्थान बदलता है। आप ये देखोगे कि किसी दर्शन में, यानी आध्यात्मिक, ये आदर्शवादी दर्शन में आप देखो तो केंद्र में शिक्षक है, छात्र गौड़ स्थान पर है। प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद में अगर आप देखो तो केंद्र में बालक है और शिक्षक का कहीं ना कहीं दूसरा स्थान है। तो कहने का आशय यहाँ पर ये है कि अलग अलग दर्शन के हिसाब से शिक्षक और छात्र का स्थान परिवर्तन होता है और दोनों के संबंध भी परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो इसी में टॉपिक है, पॉइंट है, वो है फिलॉसफी एंड स्कूल। तो आप ये देखो कि दर्शन विद्यालय के स्वरूप को भी निर्धारित करता है, यानी जो विद्यालय का माहौल होता है उसको भी निर्धारित करने में दर्शन का अहम योगदान होता है। ये कैसे होता है, अगर आप ये देखो कि आदर्शवादी दर्शन कहता है कि जो विद्यालय होना चाहिए वो वहाँ का वातावरण बहुत आध्यात्मिक होना चाहिए, त्यागमय होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, जन कोलाहल से दूर होना चाहिए, प्रकृति के वातावरण में होना चाहिए, ये कहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इस बात पर फोकस करता है कि वहाँ का माहौल आध्यात्मिक होना चाहिए और त्यागपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। गुरु का जो आचरण हो वो बहुत त्यागपूर्ण हो, छात्र उस वातावरण में रहकर वो भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद तो मतलब अगर आप देखें तो विद्यालय आदर्शवादी दर्शन में विद्यालय को बहुत ये माना गया है कि वहाँ का बहुत पवित्र वातावरण होना चाहिए, त्यागपूर्ण वातावरण होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये देखें उसकी प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद कहता है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक वातावरण में हो, जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ पेड़ पौधे हों और बालक स्वतंत्र रूप से खेलने कूदने के उन्हें अवसर मिले, और विद्यालय ऐसे हों जो बालक को आकर्षित करें विद्यालय आने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम तीसरी विचारधारा, जैसे हम प्रयोजनवाद की भी बात करें या यथार्थवाद की भी बात करें, तो वो भी इसी बात पर बल देते हैं कि विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो आकर्षण के केंद्र होने चाहिए और प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए। और विद्यालय का वातावरण, जैसे प्रयोजनवाद कहता है, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए जिसमें भाग लेके छात्र के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो। तो अगर आप ये देखो तो विद्यालय के स्वरूप का निर्धारण भी अगर आप देखो तो दर्शन ही करता है। जैसे प्राचीन समय में आप देखो प्राचीन समय में अगर आप देखें तो विद्यालय में या गुरुकुल में जो एडमिशन लेने की प्रोसेस थी वो क्या थी, बहुत कठिन थी। ठीक है। वहाँ पर अगर आप ये देखो, जैसे अब उसके बाद भी अगर आप देखते हो, वैदिक काल के बाद भी देखते हो, तो नालंदा या विक्रमशिला, तक्षशिला वगैरह में जो एडमिशन की प्रोसेस थी वो बड़ा कठिन थी। वहाँ मतलब जो खासतौर से उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उसमें तो मतलब जो विद्वान छात्र होते थे उन्हीं का एडमिशन उसमें हो पाता था। लेकिन आप ये देखो कि अब बिल्कुल आपको परिवर्तन आपको दिखाई देता है। पहले छात्र विद्यालय या गुरुकुल मतलब शिक्षा ग्रहण करने जाता था। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो विद्यालय छात्र तक पहुंच रहा है। एक तरह से अगर देखें मतलब बिल्कुल परिस्थितियों में परिवर्तन है। और ये परिस्थितियों में परिवर्तन क्यों है? क्योंकि समाज का दर्शन बदल गया है। पहले आदर्शवादी समाज था, अब प्रयोजनवादी समाज है। तो बदलती परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय भी बदल गए। इसीलिए अब आप ये देखो तो जैसा कुछ वर्षों पहले या प्राचीन समय में तो बहुत परिवर्तन था, लेकिन वर्तमान समय में भी अगर आप देखो तो कुछ साल पहले ही विद्यालय का माहौल कुछ और होता था। अब विद्यालय ऐसे हो गए हैं जैसे कि उन्होंने होटल खोल रखे हों और वो बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हम ये सुविधा देते हैं, हम वो सुविधा देते हैं और सारी बातें करेंगे। लेकिन एक चीज़ में, जब इतनी सुविधाएं और इतने उच्च क्वालिटी के विद्यालय खुल रहे हैं तो फिर लोगों में इतनी गिरावट क्यों आ रही है? सीधी सी बात यह है कि दर्शन जैसे बदलता है वैसे विद्यालय का स्वरूप बदलता है। तो अगर विद्यालयों का स्वरूप भी बदला है तो उसकी भी कहीं ना कहीं देन ये है क्योंकि समाज का दर्शन बदल चुका है। अब प्रयोजनवादी दर्शन है तो विद्यालयों का स्वरूप भी वैसा हो गया है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।